6-206 नया अभियान मुकाबला समाप्त होने के बाद पार्थ को हिलने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। उसकी सारी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी। बचाव की तुलना में आक्रमण में अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती है। इसके अलावा विद्युत की साधना चौथे सितारे के चरम पर पहुंच गई है, जिसका अर्थ है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति मेरी तुलना में ज्यादा घनी है। पार्थ की अभिव्यक्ति गंभीर थी। अर्धचंद्र कबीले में प्रवेश करने के बाद से ये पार्थ की अब तक की सबसे भयानक लड़ाई थी। इससे पहले किसी ने भी उसके साथ बराबरी का मुकाबला नहीं लड़ा था। विद्युत वास्तव में अर्धचंद्र कबीले की विलक्षण प्रतिभा है। पार्थ ने आप भरी। अगर दोनों का मुकाबला जारी रहता तो शायद अपनी आध्यात्मिक शक्ति खत्म होने के कारण उसे हार मानी पड़ती। बिल्कुल। पूरे मुकाबले के दौरान पार्थ ने किसी भी तरह की रक्त रेखा शक्ति का उपयोग नहीं किया था। हाँ, उसने केवल थोड़ी सी बिजली का उपयोग जरूर किया था। अगर उसने अपनी रक्त रेखा की शक्ति का उपयोग किया होता तो वो निस्संदेह जीत जाता। हालांकि वो ऐसा करने के बजाय हारना पसंद करता। पार्थ उप प्रमुख देवव्रत मंद मंद मुस्कुराए और वे उसके पास चले गए। अपने अनुभव से वो बता सकते थे कि पार्थ की आध्यात्मिक शक्ति लगभग पूरी तरह खर्च हो चुकी थी। प्रणाम उप प्रमुख। पार्थ ने मुस्कुराते हुए उप प्रमुख देवव्रत का अभिवादन किया। वो उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने कबीले में प्रवेश करने के बाद से उसकी काफी देखभाल की थी। पार्थ, आपकी पवन विद्युत हथेली धीरे धीरे परिपूर्ण होती जा रही है, उप प्रमुख देवव्रत ने उत्सुकता से पूछा। ये सच है। कुछ बदलावों के बाद पवन विद्युत हथेली के छठे स्तर से पहले कोई खतरा नहीं होगा। पार्थ ने इस तथ्य को नहीं छुपाया। इसका मतलब है कि उच्चतम स्तर पर अभी भी खतरा होगा। उप प्रमुख देवव्रत थोड़ा निराश हुए। उन्हें लगा था कि शायद पार्थ अब पवन विद्युत हथेली को शीर्ष स्तर तक सीख सकता था। पार्थ ने गहराई से कहा, शीर्ष स्तर में आकाशीय बिजली को बुलाने की क्षमता है जो आध्यात्मिक मंडल में किसी भी योद्धा को मार सकती है और यहाँ तक कि पृथ्वी मंडल के योद्धा भी गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। फिर इसमें कोई जोखिम ना होना संभव ही नहीं है। उप प्रमुख देवव्रत ने ये सुनकर सिर हिलाया। इस तरह के राक्षसी तकनीक में कोई जोखिम ना होना असंभव था। वास्तव में एक और बात थी जो पार्थ ने उन्हें नहीं बताई थी। वो ये कि अब पवन विद्युत हथेली में 6 के बजाय 7 स्तर हो गए थे। छठा स्तर, ये आकाश से प्राकृतिक बिजली को बुला सकता था। हालांकि जोखिम को कम करने के कारण छठा स्तर अब बहुत कमजोर हो गया था। 7वें स्तर में वज्र शक्ति विरासत का उपयोग किया जा सकता था और एक बार सफल होने के बाद वे बिजली को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा और यहाँ तक कि वो पृथ्वी मंडल के योद्धा का भी सामना कर पाएगा। लेकिन अब तक पार्थ का 7वां स्तर बनना शुरू ही हुआ था। ओह हाँ उप प्रमुख, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। पार्थ को अचानक कुछ याद आया। आपको किस चीज की जरूरत है? उप प्रमुख देवव्रत पार्थ के से बेहद प्रभावित थे, इसलिए वे निजी बातचीत के लिए पार्थ को अपने कक्ष में ले गए। वे सामान्य शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। 2 चीजें हैं। मैं कुछ सामग्रियां ढूंढने में कबीले की मदद चाहता हूं। फिर पार्थ ने कागज के टुकड़े पर कई सामग्रियों के नाम लिखे। जो चीजें उसे अदृश्य चोगे की मरम्मत के लिए चाहिए थी। हालांकि पार्थ भी इन्हें खुद भी ढूंढ सकता था, लेकिन उन्हें खरीदना ज्यादा आसान था क्योंकि अब उसके पास बड़ी रकम इकट्ठा हो गई थी। कबीले के कई उच्च अधिकारी अभियान आवंटित करते हैं और शिष्यों को उनकी आवश्यकता के संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं। पार्थ ने एक अभियान स्वीकार करने का फैसला किया। जब उप प्रमुख देवव्रत ने वो सूची देखी और आश्चर्यचकित रह गए। इन सामग्रियों का मूल्य बहुत ज्यादा होगा, मुझे पता है। इसमें शायद सैकड़ों हजारों आध्यात्मिक पत्थर का खर्च आएगा। पार्थ को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। कबीले ने उसे 8000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दिए थे, जिनकी कीमत 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी। ठीक है,
चूंकि आपके पास बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। उप प्रमुख देवव्रत अत्यंत निर्णायक थे। कबीला सामग्रियों को ढूंढने और उन्हें इकट्ठा करने के लिए कुछ आध्यात्मिक पत्थर और योगदान अंग शुल्क के तौर पर लेता था। आखिर हर काम की एक कीमत होती है। पार्थ ने तब उप प्रमुख देवव्रत से कहा कि वो घर जाना चाहता है। आधा महीना उप प्रमुख देवव्रत की भौहें थोड़ी सी कुड़ गई थीं। ये अवकाश कुछ ज्यादा ही लंबा था। अधिकांश कबीले बेहद सख्त थे। जहां कुछ दिनों का अवकाश मिलन भी भाग्य की बात थी, वो भी आधे महीने से कम समय के लिए। मैं सोच रहा था कि मैं एक सामान्य अभियान स्वीकार कर सकता हूं और उसी दौरान मैं घर भी चला जाऊंगा। पार्थ ने यह सब सोचा था। आधे महीने की छुट्टी लेना वास्तव में बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर वो किसी अभियान की वहां पर जाता है तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी। श्रीनगर प्रांत, वहां एक अभियान है, लेकिन 5 सितारे वाला अभियान है, उप प्रमुख देवव्रत ने कहा। 5 सितारा अभियान में आमतौर पर किसी 5वें सितारे के योद्धा की जरूरत होती है। पार्थ ने जानकारी को देखा तो उसे पता चला कि उस अभियान में दूसरे कबीले के जासूसों या संलिप्तता को खोजना था। आखिरकार गढ़वाल क्षेत्र बहुत बड़ा था, जिसमें कई सारे कबीले थे। अभियान हमारे इलाके बाहरी कबीले की उपस्थिति और उनकी ताकत का अनुमान लगाना। हो सके तो उनकी मंशा का पता लगाएं। कोई बात नहीं, जासूसी वैसे भी मेरी विशेषता है। पार्थ ने आत्मविश्वास से वो अभियान स्वीकार कर लिया। जहां तक जासूसी और दूसरों के निशान ढूंढने की बात है, तो उसकी दिव्य दाहिनी आंख की वजह से ये काम बेहद आसान हो जाता था। इसके अलावा उसके पास अब एक विरासती पोशाक भी था, अदृश्य चोगा। ये उसकी आभा को छिपाकर उसे अदृश्य बना सकता था, जिससे उसे काफी लाभ मिल सकता था। अभियान स्वीकार करने के बाद पार्थ ने उप प्रमुख देवव्रत को अलविदा कहा और शीर्ष आचार्य से मिलने चला गया। वहां शीर्ष आचार्य और दक्ष दोनों ही उपस्थित थे। दक्ष अभी थोड़ी देर पहले ही आया था और उसने शीर्ष आचार्य पार्थ के कही बात बता दी थी। पार्थ, क्या आपने वो लक्ष्य पूरा कर लिया जो मैंने आपको दिया था? शीर्ष आचार्य ने हंसते हुए कहा। जी गुरुदेव, पूरा हो गया। फिर पार्थ ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि उसने कैसे 3 मूल शिष्यों को चुनौती दी थी। ये सुनते ही दक्ष हैरान रह गया। पलक झपकते ही पार्थ ने 3 मूल शिष्यों को चुनौती दे दी और विद्युत को छोड़कर आचार्य अधिरा के सभी शिष्यों को हरा दिया था। पार्थ, क्या आपका आचार्य अधिरा के साथ कोई झगड़ा है? उसकी बात सुनकर शीर्ष आचार्य भी थोड़ा सहम गए। गुरुदेव, ये वास्तव में एक छोटा सा मसला है। तब पार्थ ने शीर्ष आचार्य को प्रताप साहब के बारे में बताया। ये वैसे भी कोई रहस्य वाली बात नहीं था और पार्थ शीर्ष आचार्य को इस बारे में बहुत पहले बताना चाहता था, ताकि प्रताप साहब की रक्षा की जा सके। कोई आश्चर्य नहीं। मैंने सुना है कि जब आचार्य अधीरा युवा थे, तब उन्होंने कई लोगों को नाराज किया था। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप झगड़े को और अधिक न बढ़ाएं, शीर्ष आचार्य ने कहा। फिक्र मत करिए गुरुदेव, मैं यहाँ प्रतिशोध के लिए नहीं आया हूँ। मेरा केवल एक लक्ष्य है और वो है आचार्य अधीरा से आगे निकलना और उसे हराना। बस इतना ही। पार्थ ने तुरंत अपना लक्ष्य भी बता दिया। शीर्ष आचार्य ने गहराई से कहा, अगर सिर्फ इतनी सी बात है तो मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। वो थोड़ा खुश भी थे कि उन्होंने इस तरह के व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया है। ऐसा लग रहा था कि पार्थ दोस्ती और भावनाओं को बहुत महत्व देता था, और अगर पार्थ वास्तव में उस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब होता है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। मैं बस इस बारे में चिंतित हूँ कि आचार्य धीरा मुझे बढ़ने नहीं देंगे और प्रताप साहब और बाकियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पार्थ ने तुरंत उसे अपनी चिंता बताई। फिक्र मत करो, मेरे होते हुए आचार्य धीरा तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे और कबीले में किसी के दोस्तों या परिवार को निशाना बनाना सख्त मना है। शीर्ष आचार्य की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। लेकिन मैं
युवा पीढ़ी के बीच की प्रतिस्पर्धा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, शीर्ष आचार्य ने आगे जोड़ते हुए कहा। उसकी चिंता मत करिए, उनका कोई भी शिष्य इस काबिल नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा सके, पार्थ ने आत्मविश्वास से कहा। शीर्ष आचार्य के अधिकार और शक्ति के साथ वो युवा पीढ़ी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आज पार्थ ने आचार्य अधीरा के 2 शिष्यों को हरा दिया था, लेकिन आचार्य अधीरा ने हस्तक्षेप नहीं किया था। आचार्य अधीरा का मुझे दबाने के लिए विद्युत का उपयोग करना चाहते हैं, हालांकि वो नहीं जानते कि आध्यात्मिक शक्ति के मामले में विद्युत मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, पार्थ ने सोचा। विद्युत को न हराने का कारण ये था कि वो विद्युत के माध्यम से वो अपनी तकनीकों का अभ्यास करना चाहता था। उसके जाने से पहले शीर्ष आचार्य ने चेतावनी दी, चंद्रवंशी मिलन समारोह के लिए आपको आधे महीने के अंदर ही वापस आना होगा। अब जब पार्थ मूल शिष्यों की सूची में शीर्ष 3 में पहुंच गया था, तो उसे समारोह में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता था। शीर्ष आचार्य के भवन को छोड़ने के बाद पार्थ ने कुछ सामान व्यवस्थित किया और उन्हें अपने भंडारण कंगन में जमा कर लिया। दूसरे दिन पार्थ ने अर्धचंद्र कबीले को छोड़ दिया। वहां से निकलते समय उसने महसूस किया कि विक्रांत और विशेष दोनों आध्यात्मिक मंडल में पहुंच गए थे और अब वे आंतरिक शिष्य बनने के रास्ते पर थे। पार्थ ने सिर हिलाया। एक आंतरिक शिष्य बनने के बाद वे कबीले के लिए महत्वपूर्ण शिष्य बन जाएंगे, न कि एक चींटी जिसे यूं ही कुचला जा सके। उसी दिन कई प्रमुख आचार्य और कबीले की मुखिया एक साथ इकट्ठे हुए। शीत चंद्र कबीले ने एक और निमंत्रण भेजा है। इस बार हर कबीले से केवल 3 शिष्य ही सम्मिलित होंगे, कबीले की मुखिया ने हल्के से कहा। आमतौर पर 4 से 5 शिष्य शामिल होते हैं, इस बार इतना कम क्यों है? आचार्य अधीरा थोड़ा हैरान हुए। मैंने सुना है कि इस बार रजत चंद्र कबीले और शीत चंद्र कबीले के विलक्षण प्रतिभाएं बेहद शक्तिशाली हैं। इस बार दोनों कबीले के एक एक शिष्य को विरासत प्राप्त हुई है, कबीले की मुखिया ने जारी रखा। सभी आचार्यों के भाव गंभीर हो गए। इस बार शीत चंद्र कबीले और रजत चंद्र कबीले दोनों के शिष्यों को विरासत मिली थी। आमतौर पर लगभग हर 100 साल में केवल 1 या 2 शिष्य ही विरासत प्राप्त कर पाते थे, लेकिन इस बार हर कबीले में एक एक शिष्य को विरासत मिली थी। इसलिए इस बार का मुकाबला और भी कड़ा होगा। तो क्या होगा आगे, और कैसी होगी पार्थ की यात्रा? क्या वो पहले घर जाएगा या फिर पहले अपना अभियान पूरा करेगा, और वहां उसे किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6207 दश प्रतिभा सम्मेलन उत्तरकाशी। अभी सूरज ढलना शुरू ही हुआ था और बहुत से लोगों ने अपने घरों को दिए से रोशन कर दिया था और सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी थीं। उसी समय एक नीले बालों वाले युवक ने, जिसने गहरे भूरे रंग की पगड़ी पहन रखी थी, नगर में प्रवेश किया। अगर ये दिन के समय होता है तो शायद इस युवक की उपस्थिति के कारण सभी लोग सतर्क हो जाते। हालांकि अब रात हो चुकी थी, इसलिए किसी ने भी उस युवक पर उतना खास ध्यान नहीं दिया था। उत्तरकाशी, पिछले 1 साल में ज्यादा कुछ नहीं बदला है, पार्थ बड़बड़ाया। अब उसे लगभग कोई नहीं पहचान सकता था। 1 साल पहले की तुलना में पार्थ काफी लंबा हो गया था, साथ ही उसका रूप और आभा दोनों में नाटकीय बदलाव हुआ था। राधा, इतने दिनों बाद हम फिर से मिलने वाले हैं, उसकी याद आते ही पार्थ के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई और उसने मन में एक मासूम और परी जैसी सुंदर छवि दिखने लगी। जब वो हिमगिरी गुरुकुल के इलाके के करीब आया तो वहां उसे काफी भीड़ दिखाई दी। यहाँ इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? पार्थ की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। उत्तरकाशी की 3 महान शक्तियों में से एक होने के नाते उनके इलाके में काफी शांत होनी चाहिए थी। यहाँ इकट्ठा हुए लोगों में से ज्यादातर लोग काफी युवा थे। इस साल का प्रतिभा सम्मेलन पिछले साल जितना शानदार नहीं लग रहा है।
देवांश डोभाल और पार्थ दोनों ने उत्तरकाशी नहीं छोड़ दिया है, वे दोनों महान हस्तियां हैं। इस साल के प्रतिभा सम्मेलन की मेजबानी हिमगिरी गुरुकुल का ऋषभ बिष्ट कर रहा है। अब यहाँ उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, ये कहना मुश्किल है। डोभाल परिवार का अजय डोभाल एक उभरता हुआ सितारा है और वो ऋषभ बिष्ट से कमजोर भी नहीं होगा। इस साल प्रतिभा सम्मेलन के कारण यहाँ काफी भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि इस सम्मेलन में हर किसी को शामिल होने की अनुमति नहीं थी, केवल प्रतिभाशाली युवाओं को ही इसमें शामिल होने का निमंत्रण मिलता था। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिनके पास खुद को छुपाने का कौशल था, जिससे वे सफलतापूर्वक अंदर घुस गए थे। हिमगिरी गुरुकुल में किसी महल जितना भारी पहरा नहीं था, इसलिए थोड़े प्रयास के बाद वे अंदर पहुंच गए। प्रतिभा सम्मेलन पार्थ ने समय की गणना की और उसने महसूस किया कि ये वास्तव में प्रतिभा सम्मेलन आयोजित करने का ही समय था। प्रतिभा सम्मेलन की मेजबानी उत्तरकाशी की 3 महान शक्तियों द्वारा की जाती थी। पिछले प्रतिभा सम्मेलन में हिमगिरी गुरुकुल की 3 प्रतिभाओं ने असाधारण प्रदर्शन किया, ऋषभ बिष्ट, पार्थ और राधा। हिमगिरी गुरुकुल के पीछे स्थित पहाड़ी के बीच में एक मानव निर्मित तालाब था, जिसके पास कई मंडप बने थे, जहां कई सारे दर्शक अपने सामने हो रहे मुकाबले को देख रहे थे। तालाब के किनारे 2 युवक आपस में मुकाबला कर रहे थे, जबकि मंडप से कभी कभी जयकार की आवाज भी आ रही थी। प्रतिभा सम्मेलन में भाग लेने वाले युवाओं ने कम से कम अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया था, इसलिए उनके मुकाबले से उत्पन्न आवाजें भी तेज थीं। 3 महान शक्तियों से कई बुजुर्ग भी इस सम्मेलन में मौजूद थे, जिनकी साधना विशुद्ध चक्र तक पहुंच गई थी। सबसे आगे वाले मंडप में हिमगिरी गुरुकुल के कई प्रतिभाशाली युवा बैठे थे, जिनमें हरिकेश, श्रीवली और ऋषभ बिष्ट शामिल थे। ऋषभ भाई, अब कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा, श्रीवली ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुगुणा परिवार के अंकिता बहुगुणा और डोभाल परिवार के अजय डोभाल पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गए हैं। विशेष रूप से अजय डोभाल, हालांकि वो अभी अपना अनाहत चक्र जागृत नहीं कर पाया है, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता उत्कृष्ट है। ऋषभ बिष्ट उन सभी में बीच में बैठा था और अब वो पहले से कहीं अधिक परिपक्व भी लग रहा था। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार उसका रवैया कहीं अधिक शांत था। इस प्रतिभा सम्मेलन का मेजबान होने के नाते उसने अति आत्मविश्वासी होने की हिम्मत नहीं की। हर मुकाबले के बाद वो प्रतिभागियों को सलाह दिया करता था कि उन्हें किन क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है, जिससे दूसरे उसकी काफी प्रशंसा करने लगे थे। जैसे जैसे समय बीता गया, मुकाबले और भी अधिक तेज होते गए। अंत में उत्तरकाशी की 2 महान प्रतिभाएं ऋषभ बिष्ट और अंकिता बहुगुणा अखाड़े में प्रकट हुए। जब वे अखाड़े में गए तो एक व्यक्ति के अलावा कोई भी उनका मुकाबला कर पाने में सक्षम नहीं हुआ। ये था डोभाल परिवार का अजय डोभाल। उसकी तलवारबाजी तकनीक बेहद घातक थी और उसने उसे उच्च स्तर तक प्रशिक्षित भी किया था। उससे पहले कोई भी ऋषभ और अंकिता के 3 हमलों का भी सामना नहीं कर पाया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस साल का प्रतिभा सम्मेलन काफी उबाऊ है, हरिकेश और श्रीवली ने नजरें मिलाई। पिछली 5 महान प्रतिभाओं में से 3 पहले ही उत्तरकाशी छोड़ चुके हैं। इस वर्ष का प्रतिभा सम्मेलन पिछले वर्ष की तुलना में उबाऊ होना सामान्य है, श्रीवली ने आप भरी। जो भी पिछले वर्ष के प्रतिभा सम्मेलन में शामिल हुआ था, उसे भी ऐसा ही अनुभव हो रहा था। पिछले वर्ष के प्रतिभा सम्मेलन में शामिल होने वाला हर व्यक्ति आश्चर्य और सदमे में था, लेकिन इस साल केवल 3 लोग ही थोड़े बेहतर थे, ऋषभ बिष्ट, अंकिता बहुगुणा और अजय डोभाल। अंत में सम्मेलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ऋषभ बिष्ट, अंकिता बहुगुणा और अजय डोभाल के बीच के मुकाबले भी शुरू हो गए थे। सबसे पहले अंकिता बहुगुणा और अजय डोभाल ने मुकाबला किया। वो उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की थी और उसने हाल ही में अपना विशुद्ध चक्र भी जागृत कर लिया था।
जबकि अजय डोभाल की साधना अनाहत चक्र के चरम पर पहुंच गई थी और उसके पास अपार युद्ध शक्ति भी थी। ये अजय डोभाल देवांश डोभाल से प्रभावित लगता है। पुष्पराज की भौहें तंगी और वो गहरे विचार में चला गया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि आखिर दोनों में क्या समानता है। अचानक अजय डोभाल की तलवार से एक लाल चमक निकली, जो बादलों को चीरने में सक्षम प्रतीत हो रही थी, जिससे अंकिता बहुगुणा की आध्यात्मिक सुरक्षा शक्ति टूट गई थी। ये स्पष्ट था कि अजय डोभाल ने अपनी ताकत पर लगाम लगाई थी, वरन अंकिता बुरी तरह घायल भी हो सकती थी। किसी ने नहीं सोचा था कि अजय डोभाल इतनी जल्दी जीत जाएगा। इसके बाद अजय डोभाल और ऋषभ बिष्ट के बीच अंतिम मुकाबला होने लगा। दोनों के बीच लड़ाई काफी तेज थी और दोनों आकृतियां बार बार एक दूसरे से टकरा रही थी। अंत में दोनों तालाब के पानी पर खड़े होकर लड़ने लगे। दर्शक बेहद उत्साहित लग रहे था और उन दोनों के नाम के जयकारे लगा रहे थे। वहू तभी हिमगिरी गुरुकुलों के अंदर अचानक किसी के खांसने की आवाज आई। हम पुष्पराज और बाकी लोग जो इस मुकाबले पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उन्होंने जब वो आवाज सुनी तो उनके भाव अचानक बदल गए। ये कौन है? हिमगिरी गुरुकुल के मंडप में एक अजीब बालों और एक आंख वाला युवक दिखाई दिया और उसके कंधे पर हथेली के आकार की एक छोटी बिल्ली बैठी थी। ये व्यक्ति बिना आवाज या गंध के उनके पीछे प्रकट हो गया था। अगर उसने खांसा नहीं होता तो उन्हें एहसास भी नहीं होता। पुष्पराज और श्रीवल्ली, अभी 1 साल ही हुआ है और तुम लोग मुझे भूल गए हो, उस युवक ने हल्की हंसी के साथ कहा। तुम पार्थ हो? पुष्पराज और उसके साथी चिल्लाए और उन्होंने उस युवक को पहचान लिया। पार्थ? क्या यही पार्थ है? अचानक हिमगिरी गुरुकुल के मंडप में काफी हलचल होने लगी, जिससे अन्य दर्शकों का ध्यान भी इस तरफ चला गया। जल्द ही कई सारे लोगों ने उस अजीब बालों वाले लड़के को पहचान लिया। पार्थ की एक आंख को क्या हुआ और उसके बाल भी नीले हो गए, सभी हैरान हो उठे। ठीक इसी क्षण तालाब के पानी पर चल रही लड़ाई भी समाप्त हो गई। उसी समय ऋषभ बिष्ट और अजय डोभाल दोनों ने एक दूसरे आखिरी हमला किया था, जिससे ऋषभ बिष्ट के कंधे पर एक घाव बन गया था और वो पीछे की तरफ तालाब में गिर गया था। धन्यवाद। अजय डोभाल भी किनारे पर उतरा और वहां मौजूद भीड़ को विजयी मुस्कान के साथ देखा, जबकि ऋषभ बिष्ट भी धुंधली आंखों के साथ मंडप में वापस लौट आया। अचानक ऋषभ बिष्ट की नजर एक युवक पर पड़ी। पार्थ, आखिर आप वापस आ ही गए। जैसे ही अजय डोभाल ने पार्थ को देखा तो उसकी आंखें चमकने लगीं, उसका लड़ाई का इरादा बढ़ गया। इसके बाद तो अधिक से अधिक लोगों की निगाहें उस नीले बालों वाले युवक पर ही जमा होने लगीं। वो लौट आया है। हिमगिरी गुरुकुल का उच्चतर सदमे से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। मंडप के भीतर ऋषभ बिष्ट की भावनाएं बेहद जटिल थीं और उसकी आवाज भर भर आ रही थी। पार्थ, आप सही समय पर वापस आए हैं। आप हमारे हिमगिरी गुरुकुल के लिए पहला प्राप्त कर सकते हैं। पार्थ, मुझे एक वास्तविक और सच्चे प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता है। अजय डोभाल ने भी पार्थ को चुनौती दे डाली। कोई जरूरत नहीं है, मैं बस सबसे मिलने आया था। पार्थ ने मुस्कुराते हुए उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अपनी वर्तमान साधना के साथ इस प्रतिभा सम्मेलन में भाग लेना गलत होगा, भले ही वो यहाँ सबसे छोटा था। अस्वीकार कर दिया। हर कोई हैरान था, लेकिन केवल ऋषभ बिष्ट ने महसूस किया कि पार्थ के पास अथाह शक्ति है और उस ताकत के साथ उन लोगों से लड़ना उनको प्रताड़ित करने जैसा होगा। जैसे ही अजय डोभाल कुछ बोलने वाला था, तभी वहां कई आकृतियां प्रकट हुईं। हा, उत्तरकाशी का प्रतिभा सम्मेलन बेहद निराशाजनक है। कुल 3 युवक तालाब के बगल में खड़े हो गए, जिसमें से बीच वाले ने काली पोशाक पहन रखी थी और अनाहत चक्र की आभा निकल रही थी। उसके बगल में खड़े 2 युवक भी अनाहत चक्र जागृत कर चुके थे। तुम लोग कौन हो? भीड़ ने कहा। ये तो राजनगर के प्रतिभाशाली युवा हैं।
सामने वाला युवक हिमेश है और उसने आसपास के नगरों मौजूद में सभी प्रतिभाशाली युवाओं को पछाड़ दिया है और उसे युवा पीढ़ी में अपराजेय माना जाता है, ऋषभ बिष्ट ने परेशान होते हुए कहा। उसने आधे महीने पहले इस हिमेश के साथ लड़ाई की थी और 10 चालों के भीतर ही हार गया था। हिमेश वहां उपस्थित कुछ और लोगों ने भी इस नाम के बारे में सुना था। उत्तरकाशी के लोगों, अपने सबसे प्रतिभाशाली युवा को मुझसे लड़ने के लिए भेजो। हिमेश ने ठंडेपन से भीड़ को देखा। अजय डोभाल एक ठंडी हंसी हंसा और आगे बढ़ने लगा। उसे आगे आते देख हिमेश भी तिरस्कार से हंसा और अपने दोनों हाथ आगे की ओर लहरा दिए। तुरंत एक काला प्रकाश दिखाई दिया जिससे एक अराजक आभा निकल रही थी। हम पार्थ ने महसूस किया कि हिमेश की तकनीक में नकारात्मक ऊर्जा शामिल थी। उसने अनुमान लगाया कि जरूर इस हिमेश को कोई अधूरी नकारात्मक तकनीक का प्रशिक्षण दे रहा है। बूम! दोनों ने एक दूसरे पर कई बार किए और आखिर में हिमेश ने अजय डोभाल को एक हथेली से उड़ते हुए भेज दिया। ये कैसे संभव है? तुम अनाहत चक्र पर नहीं हो, अजय डोभाल ने सदमे में कहा। हा, सही है। कम से कम तुम्हारी नजर तो थोड़ी अच्छी है, हिमेश हंसा और उसके शरीर से एक काली आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई। विशुद्ध चक्र की आभा, महावीर योद्धा। ये देखकर तो सभी के दिल दहल गए और उन्होंने महसूस किया कि उनके ऊपर एक भयानक दबाव पड़ रहा है। यहाँ तक कि सम्मेलन की देखरेख कर रहे बुजुर्ग भी हैरान रह गए। हिमेश की मौजूदा ताकत देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वे भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है? हम। ऐसा करो, अपने 3 सबसे मजबूत युवाओं को एक साथ ही भेज दो। हिमेश मैदान के बीच में खड़ा हो गया और तिरस्कार से बोला। इस समय उत्तरकाशी की सभी प्रतिभाओं के भाव बेहद बदसूरत थे। क्या ये लोग उत्तरकाशी के सभी प्रतिभाओं को अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए यहाँ आए थे? तो क्या होगा आगे? कौन है ये लोग और इनके यहाँ आने का मूल उद्देश्य क्या है? कहीं ये उन लोगों से तो नहीं जुड़े हैं जिनकी तलाश में पार्थ यहाँ आया था? और अब पार्थ किस तरह से प्रतिक्रिया देगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़े। और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6208 इन्हें मैं संभालता हूँ। महारविवार विशेषांक आज का तुगित 50 शेयर प्लस 25 कमेंट। जैसे ही तुगित पूरा होगा मैं एक और चैप्टर अपलोड कर दूंगा। अब आगे की कहानी। प्रतिभा सम्मेलन के मैदान के भीतर हिमेश अहंकार से हंस रहा था, जबकि उत्तरकाशी की 3 महान शक्तियों में से कियो ने पहले ही उसे कोसना शुरू कर दिया था। ये नजारा देख रहे बुजुर्गों का इरादा अपनी चाल चलने का था, लेकिन वे बेहद दबाव में थे। आखिर वे पुरानी पीढ़ी के लोग थे, फिर भले वे युवा पीढ़ी के मामलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकते थे। यहाँ तक कि अगर वे अपने सामाजिक मूल्यों के खिलाफ जाकर हिमेश और उसे साथियों को हरा भी देते हैं, तो राजनगर के बुजुर्ग भी इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। सब लोग एक साथ हमला करो। कुछ युवक जिनका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, उन्होंने हिमेश और उसके साथियों पर हमला कर दिया। बूम बूम। लेकिन इससे पहले कि वे करीब भी पहुंच पाते, हिमेश की आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें उड़ते हुए दूर भेज दिया। जब कोई साधक विशुद्ध चक्र जागृत करके महावीर योद्धा बन जाता है, तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हवा में भी हमला कर सकते थे। हा, उत्तरकाशी के सभी युवा बेकार हैं, फिर भी ये हमसे लड़ना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आज मैं तुम सबका सामना करूंगा। उस पर हमला करने वाले अधिकांश युवाओं ने अभी तक केवल स्वाधिष्ठान चक्र या फिर मणिपुर चक्र ही जागृत किया था, इसलिए वे उसके करीब भी नहीं पहुंच पा रहे थे। हिमेश ने देखते ही देखते युवा पीढ़ी के 10 प्रतिभाओं को घायल कर दिया था। ऋषभ बिष्ट और बाकियों ने अपने दांत पीस लिए, हमला करने को तैयार हो गए। तुम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इन्हें मैं संभालता हूँ, पार्थ ने आप भरी। इस परिस्थिति में हिमगिरी गुरुकुल के बुजुर्ग भी हमला नहीं कर सकते थे। इसके अलावा हिमेश की वर्तमान शक्ति के साथ
विशुद्ध चक्र के सामान्य बुजुर्ग भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। पार्थ को पहल करते देख ऋषभ, बिष्ट और बाकी सब की आंखें चमक उठी। पार्थ पिछले प्रतिभा सम्मेलन का विजेता था, साथ ही वो प्रताप साहब का शिष्य भी बन चुका था। अब वो उत्तरकाशी के भीतर एक किंवदंती बन चुका था। ये लड़का कौन है? ये पार्थ है, पिछले साल के सम्मेलन का शीर्ष योद्धा। वो हिमेश का सामना कर सकता है। कई लोगों ने पार्थ को तुरंत पहचान लिया। पार्थ भाई, ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। अजय डोभाल ने अपने मुंह से रिश्ते खून को पोंछा और उसे चेतावनी देते हुए कहा। हम हिमेश और उसके दोनों साथियों ने भी पार्थ को देखा। ये एक अजीब बालों और एक आंखों वाला युवक था, जिससे एक अथाह आभा निकल रही थी। हिमेश की मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई और उसने पार्थ को देखते ही अपना अति आत्मविश्वास वापस ले लिया। उसे लग रहा था कि उसके सामने खड़े लड़के की हर हरकत उस पर भारी दबाव डाल रही है। उसे केवल अपने रहस्यमय गुरुवार के सामने ही ऐसा महसूस होता था। इसके अलावा पार्थ की आंखें इतनी तेज थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके दिल में छेद कर रही हों। केवल उसकी आंखें ही उस पर भारी दबाव बनाने के लिए काफी थीं। हा हा हा, ये तो काना है। लड़के, तुम अपने रूप से बच्चों को डरा सकते हो, हमें नहीं। हिमेश के बगल में मौजूद दोनों युवक हंस पड़े। पार्थ ने भले ही आंखों पर नेत्र कवच पहन रखा हो, लेकिन उसका रूप न तो बुरा था और न ही वहशी। लेकिन अपनी कदकाठी और नीले बालों के संयोजन के साथ उससे थोड़ी दुष्टता जरूर झलकती थी। मूर्खों, मैं तुम्हें हिमगिरी गुरुकुल से बाहर निकलने का एक मौका देता हूँ। मैं 10 से 0 तक गिनूंगा। अगर तब तक तुम चले गए तो ठीक, वरना बाद में मुझे दोष मत देना। पार्थ की आंखों में ठंडक बढ़ गई, जिसमें हत्या के इरादे की झलक भी थी। उसके नीले बाल अचानक हवा में लहराने लगे। ये देखकर वहां मौजूद दर्शकों के दिल हिल गए। वे पार्थ के इस स्वरूप से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। ये वही आभा है। मंडप में मौजूद पुष्पराज को अचानक कुछ महसूस हुआ। पार्थ के आकस्मिक कार्यों में भी हवा की शक्ति शामिल थी और ये बिल्कुल उसी तरह की शक्ति थी जिसे 1 साल पहले पार्थ और देवांश डोभाल दोनों ने इस्तेमाल किया था। ये लड़का निश्चित रूप से उनका समर्थक है। हिमेश और अन्य दोनों भी पार्थ की शक्ति देखकर दंग रह गए। 10, 9, 8, पार्थ ने गिनती शुरू की। वहां मौजूद सभी युवाओं ने अपनी सांसें थाम ली और उत्साह के भाव प्रकट किए। इस समय पार्थ के प्रभुत्व ने उनके विरोधी को दबा दिया था। वो बहुत अच्छा है, उसके बाल इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं? मैं भी अपने बालों को इसी रंग से रंगना चाहती हूँ। ये नजारा देखकर कई लड़कियों के दिल धड़क उठे। पार्थ के नीले बाल हवा में लहरा रहे थे और उनमें एक ताजगी का एहसास था। यहाँ तक कि उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की अंकिता बहुगुणा भी ईर्ष्यालु और जिज्ञासु थी। किसी लड़के के बाल इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं? मुझे याद है कि उसके बाल काले हुआ करते थे। 8, सातुर्दाय 6, पार्थ की आंखें चाकू की तरह तेज थीं और वो उन तीनों को लगातार घूरे जा रहा था। बच्चे, ज्यादा अभिमानी मत बनो। हिमेश ने पार्थ को रोकना चाहा। सच तो ये था कि वो पार्थ की आभा से दंग रह गया था, लेकिन वो वहां से जाने को तैयार भी नहीं था। उसने आसपास के हर नगर की प्रतिभाओं को बुरी तरह हराया था, फिर भला वो बिना अपना मकसद पूरा करे कैसे जा सकता था? इससे उसने जो शोहरत कमाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। हालांकि हिमेश के बोलते ही स्थिति बदल गई। पार्थ की आवाज अचानक रुक गई। एक झटके में पार्थ तीनों के ठीक बगल में पहुंच गया। एक और शब्द कहे बिना पार्थ ने एक जोरदार लात मारी। क्या उसने अभी गिनती पूरी भी नहीं की थी? अचानक आए इस बदलाव से हर कोई इतना हैरान था और वो तीनों भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। बूम! पार्थ ने पास खड़े अनाहत चक्र के एक युवक को एक लात मारी। छपाक! जिससे वो युवक सीधे तालाब में जा गिरा और दर्द में मारे चीखने लगा। अभी लोग उस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि पार्थ ने तुरंत दूसरे व्यक्ति को भी लात मार दी।
इस बारे में सोचना भी मत। उस युवक ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित की और उस हमले का विरोध करने का प्रयास किया। बूम! छपाक! लाख प्रयासों के बावजूद वो कुछ नहीं कर सका और उसे भी तालाब में फेंक दिया गया। पलक झपकते ही अनाहत चक्र के 2 युवक तालाब में गिरकर तड़प रहे थे। ये बच्चा बहुत अजीब है, हिमेश ने मन ही मन उसे गाली थी। पार्थ के कार्यों में एक अवर्णनीय भावना थी। भले ही वो उसकी हरकतों को देख सकता था, लेकिन फिर भी वो उसे चकमा नहीं दे सकता था। हिमेश ने केवल अपने गुरुवार से ही एक भावना महसूस की थी, क्या ये बाबा एक महासाधक हो सकता था? हैरान होकर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उग्र रूप से परिचालित किया। हालांकि ये पार्थ को रोकने के लिए काफी नहीं था। अचानक से उसके शरीर पर एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जिसने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दबा दिया। ये अच्छा नहीं है, ये एक महासाधक की आध्यात्मिक शक्ति है। केवल एक महासाधक के पास ही इतनी शुद्ध और घनी आध्यात्मिक शक्ति हो सकती है। रुको, हिमेश ने कहा। क्यों? पार्थ ने मुस्कुराते हुए अपना पैर ठीक उसकी छाती के ठीक सामने रोक दिया। आपने अभी तक 0 तक नहीं गिना है। आप अपने वादों पर कायम नहीं हैं, हिमेश ने तर्क देते हुए कहा। बूम! पार्थ ने उसे भी लात मारकर तालाब में भेज दिया और ठंडेपन से हंसा। मैं जरूर 0 तक गिनता, लेकिन सिर्फ तब जब तुम सब सहयोग करते। लेकिन जब तुमने पहले से ही पेटने का मन बना लिया था, तो फिर मुझे भी तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए, न केवल एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण देकर ही। पार्थ ने हिमेश और उसके साथियों को तालाब में फेंक दिया गया था। ये देखकर वहां मौजूद सभी युवाओं के मुंह लटक गए थे। विशुद्ध चक्र का कोई महावीर योद्धा सिर्फ एक साधारण लात से हार गया था। ये नजारा देख रहे बुजुर्गों की सांसें भी अटक गई थी। कोई जाकर उन्हें बाहर लेकर आओ, पार्थ ने आदेश दिया। जल्द ही कई युवकों ने तीनों को वापस जमीन पर खींच लिया। पार्थ ने हिमेश और उसके सभी साथियों को एक एक लाठी मारी थी, लेकिन उसका हमला इतना शक्तिशाली था, उनके अंगों में कोई शक्ति नहीं बढ़ी थी, यहाँ तक कि वे चल भी नहीं सकते थे। मैं तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, पार्थ ने तीनों को तीखी नजरों से देखते हुए कहा। असंभव, हिमेश ठंडेपन से हंसा। मेरे गुरुदेव एक महासाधक हैं। अगर तुमने मेरे एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो श्रीनगर प्रांत से हिमगिरी गुरुकुल का नामो निशान मिट जाएगा। वो जानता था कि वो पार्थ का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसके लिए घुटने टेक कर माफी मांगना असंभव था। महासाधक सभी बुजुर्गों के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी नहीं जानते कि श्रीनगर प्रांत के सच्चे शासक कौन हैं, पार्थ हल्के से हंसा। ये सुनकर तो हिमेश का दिल कांप उठा। क्या पार्थ सच में उन लोगों को जानता है? चूंकि तुम आज्ञाकारी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी साधना को ही नष्ट कर दूंगा। पार्थ ने अपनी हथेली हिमेश की ओर बढ़ाई। बूम! पार्थ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हिमेश के मूलाधार चक्र पर हमला कर दिया, जिससे सभी कुंडलिनी चक्र टुकड़ों में बिखर गए। रुको, मैं! हिमेश चिल्लाया और क्षमा मांगने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही हिमेश की साधना नष्ट हो गई थी, जिसे देख रहे दर्शकों को हाड़ कंपा देने वाली ठंडक का एहसास हुआ। उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की अंकिता बहुगुणा को अचानक याद आया कि कैसे उसने पार्थ को फंसाने की कोशिश की थी। अब इस बारे में सोचते हुए उसने एक सांस छोड़ी। शुक्रवार है, उस समय उसने अंकिता को नुकसान नहीं पहुंचाया था। मुझे माफ कर दीजिए, हम आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। बाकी दोनों ने अपना सिर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। अब भाड़ में जाओ, मैंने तुम्हें पहले ही 2 मौके दिए हैं। अगर तुम लोग दोबारा यहाँ नजर आए तो। हाँ। अनाहत चक्र के दोनों युवकों ने हिमेश को घसीटा और हिमगिरी गुरुकुल से बाहर निकल गए। जब हिमेश ने हिमगिरी गुरुकुल के इलाके से बाहर पहुंच गया, तब हिमेश ने दांत पीसकर कहा, पार्थ, इंतजार करो, मेरे गुरुदेव तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इससे पहले तीनों की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई।
हिमेश को डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो पार्थ को उसे मारने का एक बहाना मिल जाएगा। हिमगिरी गुरुकुल के पीछे के पहाड़ी पर आखिरकार पार्थ ने मामले को संभाल लिया था। उत्तरकाशी के प्रतिभाओं ने इस युवक को प्रशंसा, भय और सम्मान के साथ देखा। इसके बाद प्रतिभा सम्मेलन समाप्त हो गया। हालांकि पार्थ ने प्रतिभा सम्मेलन में भाग नहीं लिया, लेकिन उसकी उपस्थिति ने सभी को पीछे छोड़ दिया। उसी रात को गुरुकुल प्रमुख और सभी आचार्यों ने मिलकर पार्थ के लिए एक भोज का आयोजन किया। भोज में ऋषभ बिष्ट और बाकी जिसने भी भाग लिया था, उन्होंने देखा कि कैसे पार्थ गुरुकुल प्रमुख, सभी आचार्य और बुजुर्ग पार्थ के साथ कितनी विनम्रता से व्यवहार कर रहे थे। गुरुकुल प्रमुख देवराज बिष्ट को तो चक्कर आ रहे थे, ये सोचकर कि पहले उन्होंने पार्थ के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया था। उनका दिल शांत नहीं हो पा रहा था। पार्थ की मौजूदा ताकत के साथ उन्हें मारना बहुत आसान होगा। सौभाग्य से श्रेष्ठ रमाकांत के साथ पार्थ के अच्छे संबंध थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पार्थ की क्षमता को महसूस किया था और उन्होंने पार्थ की कई बार मदद भी की थी। जाहिर तौर पर पार्थ उस समय मिली मदद को नहीं भूलेगा। उसने गुरुकुल को कुछ मजाशोधन वटी की गोलियां, साथ ही कुछ अर्धनश्वर तकनीकें भी दी। हालांकि ये पार्थ के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते थे, लेकिन ये सभी उत्तरकाशी जैसी छोटी जगह में किसी खजाने की तरह थे। श्रेष्ठ रमाकांत बेहद खुश थे कि उसकी आंखें इतनी अच्छी थी। ऐसा लगता है कि हिमेश का गुरुवार कोई महासाधक है। उसकी साधना को पंगु बनाकर गुरुकुल प्रमुख और सभी आचार्य थोड़े चिंतित हो गए थे। महासाधक, जो भी होगा देख लेंगे, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरुकुल प्रमुख और बाकी लोग पर्याप्त उच्च स्तर पर नहीं थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि श्रीनगर प्रांत में सर्वोच्च अधिकार किसके पास है। भोज के अंत में पार्थ को अचानक कुछ याद आया। अरे हाँ, राधा कहाँ है? उसकी बात सुनकर गुरुकुल प्रमुख और सभी आचार्यों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। तो क्या होगा आगे? पार्थ के राधा के बारे में पूछने पर सभी लोग मुस्कुराने क्यों लगे थे? क्या राधा के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में पार्थ को पता नहीं है? और आखिर वो थी कहाँ? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़े और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6209 गुलाम माह रविवार विशेषांक। यहाँ आने से पहले पार्थ को उम्मीद थी कि शायद श्रीनगर से जाने के बाद यहाँ पर आई हो, लेकिन जब उसने राधा को प्रतिभा सम्मेलन में नहीं देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो नहीं आई थी। जब प्रताप महल में देवेंद्र और प्रताप साहब लड़ रहे थे, तब राधा बिना किसी को बताए वहां से गायब हो गई थी। लेकिन जब पार्थ ने चारों ओर उसकी खोज की तो पाया कि राधा को उसके दादाजी वहां से दूर लेकर जा रहे थे। उसे लगा था कि शायद वे लोग एक बार फिर उत्तरकाशी में आ गई हो, लेकिन लगता है कि उसके दादाजी उसे किसी दूसरी जगह पर लेकर चले गए हैं। इसलिए पार्थ को उम्मीद नहीं थी कि हिमगिरी गुरुकुल के उच्च स्तर को राधा के ठिकाने के बारे में कुछ भी पता होगा। लेकिन उसकी बात सुनकर गुरुकुल प्रमुख देवराज बिष्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप आधे महीने पहले आते तो आपकी मुलाकात राधा से भी हो जाती। आधा महीना पहले पार्थ दंग रह गया। इसका मतलब था कि राधा सच में यहाँ वापस आ गई थी। राधा अपने दादा के साथ यहाँ आई थी और कुछ समय रुकने के बाद वापस चली गई। श्रेष्ठ रमाकांत ने आगे बताते हुए कहा, हम लगता है कि वो यहाँ कुछ दिन पहले ही आई थी। पार्थ ने अनुमान लगाया। आपको पता है, जब राधा वापस आई तो वो किसी देवी की तरह लग रही थी। यहाँ तक कि अंकिता बहुगुणा की खूबसूरती भी उनके आगे फीकी पड़ गई थी। ऋषभ बिष्ट और दूसरी युवा पीढ़ी ने आप भरी। उस समय के बारे में सोचते हुए सभी के चेहरे पर सम्मानजनक भाव आ गए थे। ओह, क्या उस दौरान कुछ हुआ था? सभी के भावों को पढ़ते हुए पार्थ ने उत्सुकता से पूछा। फिर देवराज बिष्ट ने तुरंत कहानी सुनाई। ये आधा महीने पहले हुआ था। राधा हिमगिरी गुरुकुल में वापस आ गया था क्योंकि वो उसके पैतृक गांव के रास्ते में पड़ता था।
1 साल के समय में ही उसका रूप किसी देवी जैसा हो गया था। वो 1 साल पहले ही वो अंकिता बहुगुणा के बराबर थी, लेकिन अब 1 साल बाद वो पूरी तरह से बदल गई थी। उस समय डोभाल परिवार के शिष्यों में से एक को राधा ने अच्छा सबक सिखाया था। उसके बाद बहुगुणा और डोभाल परिवार के दोनों बुजुर्गों ने राधा पर शादी के लिए दबाव डालना चाहा, लेकिन राधा ने उन लोगों को आसानी से हरा दिया। देवराज बिष्ट ने आप भरते हुए कहा, आधे महीने पहले राधा का प्रदर्शन भी चौंकाने वाला था। बेशक ये बात गिने चुने लोगों को ही पता थी। उसके बाद बहुगुणा और डोभाल दोनों परिवार हिमगिरी गुरुकुल के प्रति अधिक सम्मानित हो गए। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ये सुनकर पार्थ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके पहले से ही इस बात का अनुमान लगा लिया था कि राधा भी अब तक आध्यात्मिक मंडल में पहुंच चुकी होगी। जब कोई आध्यात्मिक मंडल में पहुंचता है तो उनमें नाटकीय बदलाव होते हैं। ऐसा पार्थ के साथ भी हुआ था। अगर वो गलत नहीं था तो राधा शायद किसी दूसरे कबीले में शामिल हो गई होगी। आखिर गढ़वाल क्षेत्र में कुल 13 कबीले मौजूद हैं और आप अपनी इच्छानुसार उनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। अगले 1 या 2 दिन के लिए अपने माता पिता से मिलने पोखरी गांव भी गया और सभी से मिलने के बाद वो वापस हिमगिरी गुरुकुल आ गया। हालांकि वो वहां से जाना चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं हिमेश अपने गुरुवार को लेकर यहाँ न आ जाए, और अगर ऐसा होता तो शायद ये गुरुकुल के लिए बहुत बुरा साबित हो। इसलिए उसने वहां कुछ दिन और रुकने का फैसला किया, और इस दौरान वो कभी कभी ऋषभ बिष्ट और बाकी लोगों की साधना में मदद भी कर देता था। यहाँ तक कि गुरुकुल प्रमुख और आचार्य भी सहायता मांगने के लिए आ जाते थे। पार्थ ने स्पष्ट रूप से किसी को भी निराश नहीं किया। ये वो जगह थी जहां से उसे आगे बढ़ने में काफी मदद मिली थी। हिमगिरी गुरुकुल वापस आने के दूसरे दिन उन लोगों को एक बुरी खबर मिली। हिमेश का रहस्यमयी गुरुवार उत्तर काशी में आ गया है। गुरुकुल प्रमुख देवराज बिष्ट घबरा गए और उन्होंने जल्दबाजी में कहा। पार्थ ने कहा, घबराने की क्या बात है? उन्हें आने दीजिए। श्रीनगर प्रांत की वास्तविक सत्ता अर्धचंद्र कबीले के पास थी। पार्थ के लिए ये उसका अपना राज्य था। भले ही विरोधी की साधना उससे अधिक था, वे पार्थ को नुकसान पहुंचाने की गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा हिमेश की शक्ति देखकर ऐसा नहीं लगता था कि प्रतिद्वंद्वी उससे ज्यादा मजबूत होगा। तीसरे दिन हिमगिरी गुरुकुल के उच्च स्तर ने और भी चौंकाने वाली खबर भेजी। हिमेश के रहस्यमयी गुरुवार ने बहुगुणा और डोभाल परिवार से हाथ मिला लिया है। इस खबर ने गुरुकुल प्रमुख और बाकियों को और भी परेशान कर दिया। आधे महीने पहले राधा ने बहुगुणा और डोभाल परिवार दोनों को हरा दिया था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। अब दोनों परिवारों ने किसी महासाधक को अपने साथ मिला लिया था। फिर क्या वे अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश नहीं करेंगे? हाँ, क्या बहुगुणा और डोभाल परिवार उत्तर काशी में नहीं रहना चाहते हैं? पार्थ के चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान थी। उसी रात को बुरी खबर है। बहुगुणा और डोभाल परिवार के बुजुर्ग उस रहस्यमय व्यक्ति के साथ हिमगिरी गुरुकुल में आए हैं। इस खबर से सभी उच्चाधिकारियों में दहशत फैल गई। उन्हें अंदर आने दो, पार्थ ने लापरवाही से कहा। हिमगिरी गुरुकुल के बड़े सभागार में गुरुकुल प्रमुख और सभी आचार्य अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। गुरुकुल प्रमुख पार्थ ने अचानक कहा, पार्थ, आप कुछ कहना चाहते हैं? देवराज बिष्ट ने बेहद विनम्रता से पूछा। क्या आपने कभी हिमगिरी गुरुकुल को उत्तर काशी की सर्वोच्च शक्ति बनाने के बारे में सोचा है? पार्थ मुस्कुराया। क्या? आपका मतलब? सभी आचार्य और गुरुकुल प्रमुख चौंक गए। पार्थ की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो उत्तर काशी पर राज करना चाहता था। बहुगुणा और डोभाल परिवार दोनों बेहद मजबूत है, विशेष रूप से बहुगुणा परिवार। वे स्पष्ट रूप से राजधानी में किसी बड़े परिवार से संबंधित हैं। इसके अलावा प्रताप महल भी नहीं चाहता कि नगर की सत्ता
सिर्फ एक व्यक्ति के पास हो। प्रमुख ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हिमगिरी गुरुकुल के पास पर्याप्त ताकत है या नहीं। अगर वे ऐसा करते भी हैं तो उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर शांत हो गया। ठीक इसी क्षण बड़े सभागार के बाहर से पदचाप की आवाज सुनाई दी। ये सुना जा सकता था कि कई लोग तेजी से सभागार की तरफ आ रहे थे। मेरे शिष्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसने की थी? बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। बड़े सभागार के चारों ओर एक गहरी आवाज गूंजने लगी। अगले ही पल आध्यात्मिक मंडल की आभा ने पूरी जगह को घेर लिया। बूम! अत्यधिक दबाव के कारण गुरुकुल प्रमुख और आचार्यों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने सभागार में प्रवेश किया। उस व्यक्ति के आसपास बहुगुणा और डोभाल परिवार के बुजुर्ग भी मौजूद थे। तुम्हें से पार्थ कौन है? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने सभागार का निरीक्षण किया। उसकी नजर पार्थ पर पड़ी, जिसके चेहरे पर अभी भी एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। तुम? पार्थ को देखते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए। वो बता सकते थे कि पार्थ की आभा उनसे भी ज्यादा मजबूत थी। हाँ, महज दूसरे सितारे का एक मामूली साधक भी मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कर रहा है। पार्थ तिरस्कार से हंसा और अपना सिर हिला दिया। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित करते हुए पार्थ से कहा, बच्चे, ये अर्धचंद्र कबीले का क्षेत्र है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अर्धचंद्र कबीला? ये सुनकर पार्थ रुक गया। लड़के, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? तुम अभी भी पीछे हट सकते हो, बस तुम्हें घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने पूरे विश्वास के साथ कहा। ये अर्धचंद्र कबीले का क्षेत्र था, इसलिए भले ही पार्थ किसी अन्य कबीले से क्यों ना हो, उसे झुकना ही पड़ेगा। ये सुनकर बहुगुणा और डोभाल परिवार के दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने उन्हें ठंडेपन से देखा। उसके सामने खड़ा लड़का शायद उससे ज्यादा शक्तिशाली था, फिर भला वो उसे कैसे हरा सकता था? वैसे भी सारी गलती उसके शिष्य हिमेश की थी, जिसने दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करके वहां के युवाओं को पीटा था। उसके लिए किसी महासाधक को अपमानित करना कहाँ की समझदारी थी? हा, अर्धचंद्र कबीला, आपकी उम्र और साधना को देखकर लगता है कि आप शायद बाहरी अभियान विभाग के गुलाम हैं। पार्थ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या तुम? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। उसने नहीं सोचा था कि पार्थ इतनी आसानी से उसकी स्थिति और पहचान का पता लगा लेगा। ये सच था, वो भी प्रताप साहब की तरह ही था, जिसे बाहरी अभियान विभाग द्वारा काम करने के लिए नश्वर दुनिया में भेजा गया था। इन सदस्यों को आमतौर पर उनकी कम क्षमता के कारण बाहर भेज दिया जाता था। प्रताप साहब और ठाकुर साहब उसी तरह के लोग थे। क्या ऐसा हो सकता है? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े के माथे से ठंडा पसीना निकलने लगा। डांग! पार्थ ने एक जे टोकन निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर ठंडी निगाह से देखा। उस जे टोकन पर मूल शिष्य लिया था। मूल शिष्य सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वो डर के मारे जल्दी से बोला, माफ करना। इस मूर्ख ने कबीले के मूल शिष्य को नहीं पहचाना। ये कहने के बाद उन्होंने जे टोकन को जमीन से उठाया और वापस पार्थ को सौंप दिया। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा 30 साल की उम्र तक आध्यात्मिक मंडल तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए उन्हें बाहरी अभियान विभाग ने नश्वर दुनिया में भेज दिया था। एक बाहरी शिष्य होने के नाते वो जानता था कि एक मूल शिष्य कितना शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि वो बूढ़ा कबीले में कभी कभार ही जाता था, फिर भी वो कई बातों को जानता था, जैसे कि हर मूल शिष्य को किसी न किसी प्रमुख आचार्य का समर्थन प्राप्त होता है। सिर्फ यही बात उसकी हालत खराब करने के लिए काफी थी।
सामने का नजारा देखकर उत्तरकाशी की तीनों महान शक्तियां हैरान रह गई। क्या क्या चल रहा है? बहुगुणा और डोभाल परिवार घबरा गए, जबकि हिमगिरी गुरुकुल ने पार्थ की ओर खुशी से देखा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अंतिम परिणाम इतना आश्चर्यजनक होगा। उनके सामने ही उस तथाकथित महासाधक ने पार्थ से माफी की भीख मांगी थी। इन लोगों की साधना को नष्ट कर दो। आज से उत्तरकाशी में केवल हिमगिरी गुरुकुल का राज होगा, पार्थ ने आदेश दिया। राधा ने आधे महीने पहले ही उन्हें उनकी औकात दिखा दी थी। इसके बावजूद ये लोग पलटवार करना चाहते थे। हाँ हाँ, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा उदास नहीं था, उल्टे वो तो खुश था। ये खुद को बचाने का सही मौका था। तभी हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया। बिजली की गति के साथ सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने बहुगुणा और डोभाल परिवार के सभी बुजुर्गों को हरा दिया और उनकी साधना को नष्ट कर दिया। इसे देखकर हिमगिरी गुरुकुल के सभी लोग डर से कांप गए। अगर पार्थ नहीं होता तो शायद तो आज उन लोगों का अंजाम भी यही होता। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि न सिर्फ पार्थ ने उनकी जान बचाई, बल्कि दोनों परिवारों के संकट को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उस रात को बहुगुणा और डोभाल परिवार को उत्तरकाशी से हटा दिया गया था। प्रत्येक परिवार के आधे से अधिक उच्च अधिकारियों की साधना नष्ट हो गई थी। यहाँ तक कि अगर वे अभी भी उत्तरकाशी में रहते तो उनमें हिमगिरी गुरुकुल का विरोध करने की ताकत नहीं होती। बहुगुणा परिवार ने उत्तरकाशी को छोड़ दिया और जाहिर तौर पर राजधानी में मुख्य परिवार के पास चला गया, जबकि डोभाल परिवार ने हिमगिरी गुरुकुल के प्रति अपनी वफादारी निभाने का फैसला किया। एक ही रात में उत्तरकाशी की पूरी स्थिति ही बदल गई। आपके शिष्य के पास नकारात्मक शक्ति की तकनीक क्यों है? पार्थ ने लापरवाही से पूछा। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा डर के मारे बोला, वो तकनीक मुझे रहस्यमय मेघवन में मिली थी। यही वो जगह भी है जहां दूसरे गुटों के संकेत मिले थे। दूसरे गुट? इसका मतलब है कि आपने ही अभियान की जानकारी दी थी? पार्थ ने पूछा। जी, वो मैं ही था जिसने यहाँ अन्य गुटों के निशान पाए थे। इसमें प्रताप साहब भी मदद कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने भेजा था वे कभी वापस नहीं आए, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने समझाया। क्या ये कोई संयोग है? पार्थ थोड़ा हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि प्रताप साहब ने भी इसमें भाग लिया था। मेरी जानकारी के अनुसार ये अभियान 5 सितारों के बराबर है। क्या आपने ही इस अभियान को स्वीकार किया है? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने ध्यान से पार्थ की ओर देखा। तो क्या होगा आगे? आखिर कौन है ये दूसरा गुट और इनका मकसद क्या है? क्या ये अभियान उतना ही सरल है जितना ये नजर आ रहा है, या फिर ये किसी तूफान के आने का संकेत है? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6210 प्राचीन मंदिर हम। ये सच है। पार्थ ने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति पर नजर डाली और वो अनुमान लगा सकता था कि बूढ़ा व्यक्ति क्या सोच रहा था। 5 सितारा अभियान स्वीकार करने के लिए आमतौर पर आध्यात्मिक मंडल के 5वें सितारे का योद्धा होना चाहिए। पार्थ स्पष्ट रूप से उस स्तर तक नहीं पहुंचा था, साथ ही वो बिल्कुल अकेला था। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो आध्यात्मिक मंडल के 7वें सितारे पर थे। हालांकि हम उनसे नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी जोखिम बहुत अधिक है और ऐसा भी हो सकता है कि ये अभियान 6 सितारे तक भी पहुंच जाए, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने जोड़ा, मानो वो पार्थ को वापस जाने की सलाह दे रहा हो। उसने पहले सोचा था कि कबीला इस अभियान को अधिक महत्व देगा, क्योंकि इसमें अन्य कबीलों के गुट भी शामिल हैं और वो कम से कम 5वें सितारे के 2 साधकों को या फिर 6ठे सितारे वाले योद्धा को भेजेंगे। लेकिन इस अभियान को तो एक बच्चे ने स्वीकार कर लिया था। कबीले के पास मुझे यहाँ भेजने के अपने कारण हैं। पार्थ के शब्दों में एक आत्मविश्वास था जिसने सफेद उस बूढ़े व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि कबीले का इस तरह से मान जानना कुछ संदेहास्पद था। बूढ़ा व्यक्ति कुछ और बार पार्थ को देखने से खुद को रोक नहीं सका। पार्थ अभी युवा था,
लेकिन उसके चेहरे पर शांति और निर्णायकता के भाव थे, जो कहीं और नहीं देखी जा सकती थी। मुझे 10 दिनों में ये अभियान पूरा करना होगा, पार्थ ने जारी रखा। 10 दिन? ये तो मुश्किल है। रहस्यमय मेघवन में उन गुटों के निशान बेहद गहरे हैं। उनका पता लगाना समुद्र में सुई खोजने जैसा है, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने कहा। जल्द ही चंद्रवंशी मिलन समारोह शुरू होने वाला है, इसलिए पार्थ ने पहले ही समारोह में शामिल होने का फैसला कर लिया था। साथ ही उसका मानना था कि उसकी मार्गन क्षमता निश्चित रूप से बाकियों से कहीं बेहतर है। पार्थ अपनी दिव्य दाहिनी आंख के साथ दूसरों के निशान खोजने के मामले में सर्वश्रेष्ठ था। चंद्रवंशी मिलन समारोह, इस बार बूढ़े व्यक्ति ने पार्थ को अलग तरह से देखा। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि चंद्रवंशी मिलन समारोह में भाग लेने का क्या मतलब है। इसका मतलब था कि अगर आप इस समारोह में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको मूल शिष्यों के बीच भी शीर्ष 3 या 5 में पहुंचना होगा। इसके बाद दोनों अभियान को लेकर चर्चा करने लगे। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने एक नक्शा निकाला जिस पर कुछ निशान बने थे। ये वही निशान थे जहां अन्य राज्यों के गुटों के निशान मिले थे। हम पार्थ ने महसूस किया कि मानचित्र पर बना परिदृश्य कुछ परिचित सा था। अचानक उसके दिमाग में एक और नक्शा आ गया। जब वो प्रताप महल में था, तो उन सभी को कुछ डाकुओं को मारने का एक अभियान दिया गया था, लेकिन एक नकाबपोश आकृति दिखने के कारण अभियान को अचानक समाप्त कर दिया गया था। हालांकि कुछ समय के बाद उसी नकाबपोश आकृति ने एक अधिक तीस्तर के हिंसक पशु को नियंत्रित किया और श्रीनगर पर हमला कर दिया था। और इस बार फिर से, क्या ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं? पार्थ सोचने लगा। वो नहीं जानता था कि वो नकाबपोश आकृति कितनी मजबूत थी, क्योंकि उस समय उसकी खुद की साधना सीमित थी। हालांकि अपने अनुमान के आधार पर पार्थ ने महसूस किया कि वो नकाबपोश आकृति प्रताप साहब से अधिक मजबूत थी। उस समय उसकी नीली आंखों की जोड़ी ने पार्थ पर गहरी छाप छोड़ी थी। आपका क्या नाम है? पार्थ ने अचानक से पूछा। बूढ़े आदमी को जगपाल कहा जाता है, लेकिन आप मुझे बूढ़े जगू कह सकते हैं। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा अजीब तरह से मुस्कुराया। पार्थ ने अब जाकर उनका नाम पूछा था, जिसका अर्थ है कि उसने पहले उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। बूढ़े जगू, मैं इस अभियान को खुद पूरा करना चाहता हूं, पार्थ ने आदेश दिया। लेकिन बूढ़ा हैरान रह गया। क्या पार्थ को इतने कठिन अभियान के लिए उनकी मदद की जरूरत नहीं थी? अब आप जा सकते हैं, मैं उस जगह पर पहले भी जा चुका हूं। पार्थ ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। हाँ, बूढ़े जगू की अब और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वो तुरंत पार्थ की आंखों से ओझल हो गए। बूढ़े जगू को अपनी आंखों से दूर जाते देख पार्थ के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसी रात को वो बच्चा कुछ ज्यादा ही घमंडी, वरना वो मुझसे मदद जरूर मांगता। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा रहस्यमय मेघवन की दिशा की ओर बढ़ते हुए अपने आप में बुदबुदाया। रहस्यमय मेघवन में प्रवेश करने के बाद भी बूढ़े जगू व्यक्ति की गति कम नहीं हुई। ये स्पष्ट था कि वो यहाँ के परिदृश्य से परिचित था, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक साया अभी भी उसका पीछा कर रहा है। तभी उससे थोड़ी ही दूरी पर एक अर्धपारदर्शी आकृति प्रकट हुई, जिसका चोगा हवा में लहरा रहा था। आशा के अनुसार पार्थ हंसते हुए बड़बड़ाया। उसकी दिव्य दाहिनी आंख कई मील दूर तक देख सकती थी, इसलिए वो आसानी से देख सकता था कि बूढ़े जगू की आध्यात्मिक शक्ति कैसे और कहां परिचालित हो रही है। अगर पार्थ पर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित करता, तो शायद वो बूढ़े के अंगों को भी देख सकता था। आध्यात्मिक मंडल में पहुंचने के बाद पार्थ की दिव्य दाहिनी आंख की शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। उसकी दाहिनी आंख के आयाम के अंदर का नीला प्रकाश लगातार घूम रहा था। बारीकी से देखने पर महसूस किया जा सकता था कि बूढ़े जगू के मूलाधार चक्र की गहराई में नकारात्मक शक्ति मौजूद थी, जो सामान्य साधकों से अलग होती है। वो एक नकारात्मक तकनीक का प्रशिक्षण ले रहा है। यही नहीं, उसे जहर भी दिया गया है। पार्थ ने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा।
पृथ्वी मंडल के दायरे से नीचे का कोई भी साधक पार्थ के सामने नहीं छिप सकता था। बेशक इसके लिए उसे अपनी दिव्य दाहिनी आंख का इस्तेमाल करना पड़ता था, जबकि सामान्य परिस्थितियों में वो ऐसा नहीं करता था। लेकिन ये अभियान सामान्य नहीं था। हिमेश की नकारात्मक तकनीक पहले से ही संदिग्ध थी और जब उसने सतर्कता से बूढ़े आदमी निरीक्षण किया तो परिणाम ने उसे चौंका दिया था। ये स्पष्ट था कि बूढ़े जगू ने अर्धचंद्र कबीले को धोखा दिया था। इसलिए पार्थ ने बूढ़े जगू को वहां से भेजने और फिर उसका पीछा करने का फैसला किया। उसकी साधना और अदृश्य चोगे के साथ उसका अनुसरण करना सरल था। साथ ही रात में अदृश्य चोगे का प्रभाव दोगुना हो गया था। रहस्यमय मेघवन की गहराई में प्रवेश करने के बाद बूढ़े जगू की गति अचानक बढ़ गई। उनके शरीर के भीतर से एक काले रंग की नकारात्मक शक्ति निकली, जिससे निकलने वाली आभा एक स्तर तक बढ़ गई। तीसरे सितारे का शीर्ष स्तर पार्थ की आंखें चमक उठी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उलटे इससे तो उसका ही समय बचेगा। 2 से 3 घंटे बाद बूढ़े जगू एक जलधारा के पास से गुजरे। हम पार्थ की आंखें चमक उठी, वो यहाँ पहले भी आ चुका था। ये वही समय था जब वो रहस्यमय नकाबपोश आकृति से मिला था। ऐसा लगता है कि वही जगह है। उस समय नकाबपोश आकृति ने हम सभी को यहीं पर रोका था। जलधारा पार करने के बाद बूढ़े जगू की गति कम हो गई और वे काफी सतर्क हो गए। पास में ही कई उच्च स्तरीय हिंसक पशु थे और यहाँ तक कि अधिक स्तर के हिंसक पशु भी मौजूद थे, जिन्हें राक्षसी जानवर भी कहा जाता था। राक्षसी जानवर ऐसे जानवर होते थे जिन्होंने शीर्ष श्रेणी के हिंसक पशुओं के स्तर को पार कर लिया था। उदाहरण के लिए प्रतियोगिता के दौरान पार्थ को मिली ब्रह्मलोमड़ी भी एक राक्षसी जानवर थी। इसके और भी उदाहरण थे, जैसे राक्षसी पशुराज, लता दानव, लेकिन इनकी साधना पृथ्वी मंडल में थी। इधर पार्थ की दाहिनी आंख और अदृश्य चोगे के कारण उसकी यात्रा सामने बूढ़े जगू की तुलना में कहीं अधिक आसान थी। लेकिन अचानक बूढ़े जगू अपनी जगह पर ही रुक गए। सामने के पेड़ों के बीच से 2 काली आकृतियां बाहर आई, जिनसे क्रमशः आध्यात्मिक मंडल के चौथे और 5वें सितारे की आभा निकल रही थी। बूढ़े जगू, तुम बड़ी जल्दी वापस आ गए, काली आकृतियों में से एक ने सावधानी से पूछा। मैं ये खबर देने आया हूँ कि अर्धचंद्र कबीले ने यहाँ पर एक मूल शिष्य को भेजा है, बूढ़े जगू ने जवाब दिया। तुमने उसे फुसलाकर यहाँ क्यों नहीं लाए? दूसरी काली आकृति ने पूछा। वो बच्चा बेहद घमंडी है, उसने कहा कि वो अकेले काम करना चाहता है। बूढ़े जगू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम वापस चले जाओ। किसी मूल शिष्य को नियंत्रित करना बुरा नहीं है। इसके बाद दोनों आकृतियां जल्द ही अंधेरे में विलीन हो गई। बूढ़े जगू ने खुद भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की और वो जिस रास्ते से आया था उसी से वापस लौट गया। दोनों आकृतियां छिपने में बहुत कुशल लग रही थीं और वे रात के अंधेरे में विलीन हो गईं। फिर भी पार्थ की दिव्य दाहिनी आंख रहस्यमय मेघवन की गहराई की ओर बढ़ रही एक आकृति को पकड़ने में कामयाब हो गई। हा, मिल गया। पार्थ ने अदृश्य चोगे की मदद से आकृति का पीछा किया। उस काली आकृति को अभी तक पार्थ का बिल्कुल भी पता नहीं चला था और नहीं ही वो जानता था कि पार्थ ने चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। पीछा जारी रहा। वो काली आकृति अब तक कई अन्य आकृतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रही थी। एक निश्चित समय पर एक सरणी के भीतर से एक प्राचीन मंदिर प्रकट हुआ। अगर पार्थ के पास उसकी दिव्य दाहिनी आंख नहीं होती तो वो न तो उस सरणी को देख पाता और न ही प्राचीन मंदिर को। रुको, प्राचीन मंदिर के सामने एक पेड़ के ऊपर नीली आंखों वाली एक नकाबपोश आकृति मौजूद थी। ये वही है। पार्थ के दिल की धड़कन रुक गई। काली आकृति के द्वारा उस नकाबपोश आकृति को खबर देने के बाद काली आकृति वहां से वापस चली गई, लेकिन नकाबपोश आकृति अभी भी पेड़ के ऊपर खड़ी थी और अपनी नीली आंखों के साथ वो आसपास का सर्वेक्षण कर रही थी। तभी पार्थ ने मानसिक ऊर्जा की एक लहर को महसूस किया।
जिससे बचने के लिए उसने सहज रूप से अपनी रक्त रेखा शक्ति को और अदृश्य चोगे की अदृश्यता शक्ति को अधिकतम तक परिचालित कर दिया। ऐसा करते ही उसका शरीर हवा की तरह पारदर्शी हो गया। जब उस नकाबपोश आकृति को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला तो उसने अपना सिर हिलाया और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो गई। क्या वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा? क्या एक मूल शिष्य की जानकारी उसके लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं है? पार्थ की बाहें टेढ़ी होगी, लेकिन रहस्यमय नकाबपोश आकृति अपनी जगह से नहीं हिली और पार्थ ने भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस आकृति की वजह से उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ था। उसने अपनी दाहिनी आंख को परिचालित किया और नकाबपोश आकृति का निरीक्षण करने का प्रयास किया। हम रहस्यमय नकाबपोश आकृति को जैसे कुछ महसूस हुआ था और उसने पार्थ की दिशा में एक गहरी दृष्टि डाली। इससे पार्थ चौंक गया और तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। लेकिन तभी पार्थ ने महसूस किया कि उसके चारों ओर मानसिक ऊर्जा का एक और उछाल आया है। ये नकाबपोश आकृति मानसिक ऊर्जा में बहुत कुशल लगती है। इसके अलावा उसकी आंखें भी थोड़ी अलग हैं। पार्थ ने गहरी सांस ली। वो निश्चित था कि वो अपने ही समान शक्तियों वाले किसी व्यक्ति से मिला है और विरोधी की मानसिक ऊर्जा काफी मजबूत भी लग रही थी और वो इस ऊर्जा का उपयोग जानवरों को नियंत्रित करने के लिए भी कर सकता था। इस समय एक अदृश्य शक्ति का टकराव शुरू हो गया था।